राष्ट्रनगरी संवाद मंच मुंबई के इंद्रधनुष कार्यक्रम में पेश की गईं विविधर्गी रचनाएं। शामी एम इरफान की रिपोर्ट। इसमें हीरेंद्र झा की डायरी, राजू मिश्र, कवि रा के मुक्तक, देवांग पारिख की गुजराती गजल, पवन कुमार की कहानी, केपी सक्सेना दूसरे के दोहे और देवमणि पांडेय की गजल प्रस्तुत की गई। संयोजक नवीन सी चतुर्वेदी ने संचालन किया। डायरी देखिए, अपने हिंदी साहित्य में भी डायरी का एक समृद्ध इतिहास रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप याद कीजिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, एक थी एनी फ्रैंक, उनकी डायरी बहुत दुनिया भर, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, वो बहुत फेमस हुई। वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो दृश्य रहा होगा, देखिए जो डायरी होता है, जो वर्तमान का जो डायरी है ना, वो समझिए इतिहास का एक दस्तावेज हो जाता है भविष्य। जब आप एना फ्रैंक की डायरी से गुजरेंगे तो आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विभत्स को समझ पाएंगे, उन क्रूरताओं को, उन आतताई जो माहौल रहा होगा, जो शोषण रहा होगा, जो मार काट मची थी, वो सब वहाँ दर्ज है। तो डायरी एना ने तो लिख दी अपने मन की बात, लेकिन वो आज एक इतिहास के रूप में दर्ज है। बाद में जाइए वर्जीनिया वुल्फ, लियो टॉल्स्टॉय, उन्होंने भी खूब डायरी लिखा। तो डायरी लेखन का बाहर बहुत अच्छा इतिहास रहा है। अपने यहाँ आप सबको याद होगा, मनुबेन की डायरी बहुत लोकप्रिय है। मनुबेन जो गांधी जी की भतीजी की बेटी थी, वो उनके सत्य के प्रयोग में उनके साथ रही, और मनुबेन की डायरी से पहली बार दुनिया ने जाना था सत्य के प्रयोग के पर्दे के पीछे की वो बातें, जो उसके बाद तो बवाल मच गया। तो मनुबेन की डायरी, आज तक वाले इंडिया टुडे ने कवर स्टोरी की थी मनुबेन की डायरी 2009 में, आर्काइव से प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम से आई थी बाहर। तो बाद में कहने का मतलब डायरी का बहुत समृद्ध इतिहास है। तो डायरी रामवृक्ष बेनीपुरी हो, मोहन राकेश हो, हरिवंश राय बच्चन, मनोहर श्याम जोशी, अज्ञे साहब, ये सब डायरी लिखते रहे। तो डायरी का एक अपना इतिहास है, उस पर मैं क्या ही ज़्यादा बात, आप लोग संक्षेप में समझ गए। अब मुझे आदेश हुआ है अपनी डायरी से कुछ पन्ने पढ़कर सुनाऊं आपको। तो डायरी देखिए, मैं बचपन से लिख रहा हूँ। मैं भी एक जगह इंटरव्यू देने गया था, तो उसने पूछा कि कब से लिख रहे हो आप? मैंने कहा माँ कहती है कि कक्षा 3 से लिख रहा हूँ। तो डायरी बेसिकली हम लोग क्या, अपने मन की, अपने निजी अनुभव। तो मैं डायरी के कुछ पन्ने प्रिंट आउट करके ले आया हूँ। मैं नीरज जी की तरफ मेरी याददाश्त नहीं है, हालांकि यादों का क्या है। तो डायरी मैं लंबे समय से अकेले रहा हूँ, मतलब मैं 20 साल से अकेले रहता हूँ, और इस यात्रा में मुझे मेरी डायरियों नहीं बचाया, क्योंकि वहाँ आप वो सब बात कह पाते हैं। इस तरीके से बम्बई में तो बहुत कम माहौल है। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए मैं अपनी डायरी के कुछ पन्ने पढ़कर सुनाता हूँ। संजय जी हमारे बेहद अजीज मित्र हैं, जिंदाबाद। एक प्रेमी की डायरी, ये ऑडिबल पे भी आ चुका है, और अमर उजाला और चौथी दुनिया में ये नियमित कॉलम छपता रहा था। मेरे मन की सबसे खूबसूरत देहरी पर तुम्हारी स्मृतियों का एक दिया जलता रहता है। मेरे मन की सबसे खूबसूरत देहरी पर तुम्हारी स्मृतियों का एक दिया जलता रहता है। रोशनी से सराबोर मैं उसकी लपटों में तुम्हें महसूस करता हूँ। सावन की ये तेज ठंडी फुहारें उसकी आंच को और भड़का देती है। इतना कुछ है जो मैं लिख देना चाहता हूँ, चीख चीख कर बता देना चाहता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि यह मेरे सामर्थ्य से बाहर की बात है। सुन रही हो ना इन धड़कनों में अपना नाम, मेरे लिखे में अपनी ध्वनि। सब कहते हैं कि मैं कमाल का लिखता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब तक मेरे लिखे में तेरी मौजूदगी, तेरी महक नहीं होगी, उसमें रूह भी नहीं होगी। देहरी पर रखा वो दिया बुझ जाएगा। कई दिन हुए
अब तो तेरे साथ बैठकर तसल्ली से बात तक नहीं होती। ऐसे में तुम ही कहो, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इस दुनिया में मुझे जो कुछ भी पाना है वो सब स्थगित किए बैठा हूँ। सब कुछ परसों पर टाल रखा है कि शायद कल तुमसे मुलाकात हो जाए। कितनी ही शामें हमने यूं ही बदकही करते हुए गुजारी हैं। उतने तो मैं तारों को भी नहीं जानता। हाँ, इकलौते चांद को जानता हूँ जो गवाह रहा है हमारे मिलन का। एकांत की अपनी एक मर्यादा होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन कभी कभी यह एकांत अपनी सीमा लांघ कर मुझ पर इस कदर हावी हो जाता है कि जैसे मेरे अस्तित्व पर कोई ग्रहण लग जाए। कुछ नहीं सोचता, डायरी लिखते हुए जैसे खुद को संभालने की कोशिश में जुट जाता हूँ। ऐसे में कोई मेरे सिरहाने आसमान भी रख दे तो व्यर्थ मालूम होता है। मुझे वो आसमान नहीं चाहिए जिसके चांद में तुम्हारा चेहरा, जिसके सूर्य में तुम्हारे प्रेम की तपिश और जिसके इंद्रधनुष में तुम्हारा रंग ना। ये एक पन्ना, एक और सुन लीजिए। ये एक प्रेमी के डायरी के पन्ने हैं। दूर रहते हुए एक समय के बाद रिश्तों में अलगाव स्वतः ही आने लगते हैं। हम एक दूसरे के बिना रहना सीखने लगते हैं। हर बार एक दूसरे की तकलीफ में हाथ भी नहीं लगा पाते। खुशियों के क्षणों में भी साथ मुस्कुरा नहीं पाते। मुझसे बेहतर इस चीज को कौन समझ सकता है। ऐसे में रुक कर, ठहर कर अपने आस पास देखता हूँ, गौर से देखता हूँ, देर तक देखता हूँ। दिखता है एक महाशून्य जिसने मुझे घेरा हुआ है। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखता हूँ, लेकिन मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाती। मेरी आवाज मेरे ही कानों से टकरा कर खामोश हो जाती है। फिर मैं भी मौन हो जाता हूँ, नहीं जानता कि कौन हो जाता हूँ। यादों की बरसात में बेचैनियों के सारे रंग मिलकर मस्तिष्क में एक इंद्रधनुष रचने लगते हैं। इस इंद्रधनुष में सिर्फ 7 भी नहीं, ऐसे कई गुमनाम और अपरिचित रंग हैं जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं। कुछ ऐसे रंग भी हैं जिनका अपना कोई रंग नहीं। कभी कभी मेरे लिए सुबह का एक मतलब इसी इंद्रधनुषी मकड़जाल से उलझना भी है। आज फिर वैसी ही एक सुबह, थोड़ा सा जीने की खातिर यहाँ कितना सारा मरना होता है। कभी पूरा पन्ना कोरा रह जाता, कभी अक्षर अक्षर जलना होता है। देखो ना, सब अपने रास्ते जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कोई है जो सड़क किनारे बैठा हर उस गाड़ी को बड़ी शिद्दत से देख रहा है जो पूरब की ओर जा रही है। मेरे लिए पूरब का मतलब सूरज निकलने की दिशा नहीं, तुम्हारे घर का पता है, तुम्हारे गांव का पता है। गांव से याद आया वो गंगा जी के घाट पर जब मैं तुम्हें छुप कर नहाते हुए देखता तो उस एक पल मेरा मन भी गंगा हो जाने को करता। आज सड़क तक पार करने का मन नहीं। जानती हो, सड़क के इस पार एक पॉपकॉर्न वाला भी है। पॉपकॉर्न की खुशबू के साथ ही तुम्हारी याद और बढ़ती जाती है कि कितनी ही फिल्में हमने साथ में देखी हैं, कि कितनी ही बार इंटरवल में पॉपकॉर्न खाए हैं। आज भी यही लगा कि अभी हमारे जीवन का इंटरवल हुआ है। आज भले दूर दूर ही सही, लेकिन फिल्म के आखिर में हम मिलेंगे जरूर। आमीन। डायरी तो अच्छी थी ही, क्यों साहब, सही कह रहा हूँ मैं। प्रस्तुतिकरण भी उतना ही असरदार रहा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। डायरी सुनने के बाद, गद्य सुनने के बाद अब हम पद्य की तरफ जाते हैं और मैं आवाज़ देता हूँ, आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आदरणीय केपी सक्सेना दूसरे साहब का। आज हम इनके जोड़े। अब तो मैं कह रहा था कि वो भाई साहब को बहुत बहुत बधाई। उनका प्रस्तुतिकरण ज़्यादा स्वाभाविक था और सभी को रोमांटिक मूड दिला दिया। बात अब दोहे की है और मेरी मूल विधा व्यंग है, तो मैं थोड़ा हट के चलूँगा। इस तरह से अचानक कुछ आया है तो जो पुराने हम सुना देते हैं। स्वागत।
मैं कहता हूँ कि लघु कथा से बात बन जाए अगर, लघु कथा से बात बन जाए अगर, क्यों बुलंदों में मगजमारी करे। लघु कथा से बात बन जाए अगर, क्यों बुलंदों में मगजमारी करे, और सार जीवन का छुपा 2 लाइनों में, सार जीवन का छुपा 2 लाइनों में, हम तो दोहों की तरफदारी करें। और कुछ बोल के बताता हूँ आपको। गजलों के सरताज हैं जस गालिब और मीर, गजलों के उस्ताद हैं जस गालिब और मीर, दोहों के सरताज हैं तुलसी और कबीर। दोहों के सरताज हैं तुलसी और कबीर। आओ कबीरा तुम्हारा नाम आया हो। तो कुछ व्यंग्य दोहे देखे तो भी लगता, चतुर्वेदी आपको समर्पित करता हूँ। लगता बदरा पर पड़ी अस बलमा की छांव, लगता बदरा पर पड़ी अस बलमा की छांव, गरजे मोरे आंगना बरसे सौतन ठाव। इसे दोबारा पढ़िए और इसका प्लीज एक्सप्लेन भी। पहले पढ़ूंगी, पहले एक्सप्लेन करते। पहले पढ़िए। लगता बदरा पर पड़ी, बहुत सरल होती है और शायद सभी लोगों ने फिर से पढ़ता हूँ। लगता बदरा पर पड़ी अस बलमा की छांव, गरजे मोरे आंगना बरसे सौतन ठाव। मतलब कह रही है, पत्नी कही है, वैसी कह रही है कि इस बादल पे भी मेरे पति की जैसी ही छांव पड़ गई है, क्योंकि झांसर आ गया, क्योंकि चीखता चिल्लाता है तो मेरे घर में और आनंद देता है सौतन बरसे गरजे मोरे आंगना, गरजता तो मेरे यहाँ है कि खाना ठीक से नहीं बना, ये नहीं किया और बिस्तर ठीक नहीं लगा, वो बरसता। और एक इसी तरह व्यंग का एक दोहा है कि बरसों से वर्षा करे, बरसों से वर्षा करे, आई नहीं तमीज। बरसों से वर्षा करे, आई नहीं तमीज। या तो खेत बहाए दे या जराए दे बीज, या तो खेत बहाए दे या जराए दे बीज। तो चारों को एक व्यंग देखिए कि जो धमकी से ना सधे, जो धमकी से ना सधे वो साधे मुस्कान। क्या बात है, क्या बात है। जो धमकियों से ना सधे वो साधे मुस्कान, और देखो पानी प्रेम से रेत रहा चट्टान। जो धमकी से ना सधे वो साधे मुस्कान। झरने की बात कर रहा हूँ। जो धमकी से ना सधे वो साधे मुस्कान, कि देखो पानी प्रेम से रेत रहा चट्टान। कसरी यावत जाए से सिर पर पड़ा निशान। और एक बहुरे राम अयोध्या, बहुरे राम अयोध्या कर अरण्य में वास। बहुरे राम अयोध्या कर अरण्य में वास, सीता का फिर भी नहीं हुआ वनवास। सीता का फिर भी नहीं हुआ वनवास। फिर से जाना पड़ा। और एक यह है कि युग कोई भी हो रहा,
जो कोई भी हो रहा तदा न पूजा जाए, क्योंकि कोई भी हो रहा तदा न पूजा जाए और नाम विभीषण आज तक कुल में रखा न जाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। नाम विभीषण आज तक कुल में रखा न जाए। और एक ये देखिए कि ये फिर मैं आपके ये मेरे हमारे पांडे जी को बहुत पसंद था कि कंचन मृग की चाह में, कंचन मृग की चाह में जब जब थाए राम। स्वर्ण मृग का देखिए कि कंचन मृग की चाह में जब जब थाए राम, तय है सीता का हरण, तय है सीता का हरण, रावण बदले नाम। तय है सीता का हरण, रावण बदले नाम। दो और सुना के बाली से सुग्रीव का क्या कल था अपराध। बाली से सुग्रीव का, बिल्कुल हट के बात कर रहा हूँ अगर कोई विद्यार्थी, बाली से सुग्रीव का कम था, क्या कम था अपराध कि कौन उठावे आंगुरी ये समरथ ले साथ। अपने देवियों को समर्पित कर रहा हूँ। वो भी माँ स्तुत्य है, वो भी माँ स्तुत्य है, वो भी माँ स्तुत्य है जो दे सुत को श्राप। वो भी माँ स्तुत्य है जो दे सुत को श्राप कि कैकेयी कारण मरी, रावण मरा ना, कैकेयी कारण बनी, रावण मरा ना। वो भी माँ स्तुत्य है जो दे सुत को श्राप, कैकेयी कारण बनी, रावण मरा ना। और आखिरी समझ लीजिए कि अभी ये आजकल जो रावण बनाए जाते हैं अपने शहर में, उस पर एक बात कह रहा हूँ कि रावण तनकर था खड़ा, सभ्यता इसमें तैयार हो गया। रावण तनकर था खड़ा, लड़ने को तैयार। रावण तनकर था खड़ा, लड़ने को तैयार। राम न कलयुग में मिले, भाई जनता बेजार। राम को ढूंढना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। और आखिरी सीता त्रेता ही नहीं, सीता त्रेता ही नहीं, हर युग पाए त्रास। सीता त्रेता ही नहीं, हर युग पाए त्रास। और रचा न फिर मानस गया, हुए न तुलसी तलाश। रचा न फिर मानस गया, हुए न तुलसी तलाश। राजू भाई आज हमको मुक्तक सुनाने वाले हैं। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं कि चले विंटर में जो हीटर, चले विंटर में जो हीटर उसे तपना नहीं कहते। हृदय ज्वाला जपे माला उसे जपना नहीं कहते। चले विंटर में जो हीटर उसे तपना नहीं कहते। हृदय ज्वाला जपे माला उसे जपना नहीं कहते। अगर अपना समझते हो तो मेरे काम आओ ना, जो बस बातें बनाते हैं उन्हें अपना नहीं कहते। आइए राजू भाई। इंद्रधनुष के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसे मुक्तक में कुछ चाय पे कुछ चाहत है सुनाता हूँ कि कभी चर्चा सियासत की, कभी चर्चा सियासत की, कभी अधिकार की बातें। कभी चर्चा सियासत की, कभी अधिकार की बातें। कभी मुद्दा मोहब्बत का, कभी व्यापार की बातें। कभी मुद्दा मोहब्बत का, कभी व्यापार की बातें। फकत एक चाय के कप में छिपे कितने अफसाने। फकत एक चाय के कप में छिपे अफसाने हैं कितने। शुरू होती इसी से है सभी के प्यार की बातें। शुरू होती इसी से है सभी के प्यार की बातें।
कि चली आओ तुम खिड़की में कि हेलो हाय हो जाए। और अगली पंक्ति में ऐसा संबंध स्थापित होगा तो आपने सोचा नहीं होगा कि चली आओ तुम खिड़की में कि हेलो हाय हो जाए, करिश्मा हो कोई संग अपना वाए फाय हो जाए। और नहीं लगता हमारा मन तुम्हारे बिन किसी मौसम, कि नहीं लगता हमारा मन तुम्हारे बिन किसी मौसम। मिलो बारिश में तुम हमसे गरम में चाय हो जाए, मिलो नुक्कड़ में तुम हमसे गरम में चाय हो जाए। कि जुबां जो कह नहीं पाए उसी इकरार जैसा है, जुबां जो कह नहीं पाए उसी इकरार जैसा है। निगाहों से जो हो जाए उसी इजहार जैसा है। कि जुबां जो कह नहीं पाए उसी इकरार जैसा है। निगाहों से जो हो जाए उसी इजहार जैसा है। बिछड़ने की कसक उसकी मुझे सोने नहीं देती। कोई कैसे उसे भूले वो पहले प्यार जैसा है, कोई कैसे उसे भूले वो पहले प्यार जैसा है। और कई सपने निगाहों में अभी भी मुस्कुराते हैं, कि कई सपने निगाहों में अभी भी मुस्कुराते हैं। किसी से इश्क हो जाए यही अरमान बाकी है। और बड़ी मुश्किल से मिलती है मोहब्बत को कोई मंजिल। समंदर से किनारे की अभी पहचान बाकी है, समंदर से किनारे की अभी पहचान बाकी है। और अंतिम पढ़ता हूँ कि ये शामें खूबसूरत हैं मगर थोड़ी कमी सी है। ये शामें खूबसूरत हैं मगर थोड़ी कमी सी है। तुम्हारी याद में दिलबर के लगती थमी सी है। हवाएं गुनगुनाती संग जो तुम साथ होती तो नहीं हो पास जो मेरे तो आंखों में नमी सी है। नहीं हो पास जो मेरे तो आंखों में नमी सी है। बहुत खूब। अब हम पद्य से पुनः गद्य की तरफ आते हैं। अधिकांश लोग तो पवन जी से परिचित हैं, कुछ नए लोगों के लिए इनका छोटा सा परिचय मैं दूंगा। हालांकि बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं इन्हें नट कहता हूँ और नट का मतलब जो मराठी में नट सम्राट है, जिन लोगों ने देखा है वो समझ सकते हैं। भाषा पर अद्भुत अधिकार है इनका। साहित्य का जो अध्ययन इन्होंने किया है तो ये मनीषी के साथ साथ अध्येता की श्रेणी में भी है। मदर इंडिया एक पिक्चर आई थी नरगिस सुनील दत्त वाली, उसमें एक सुखी लाला था। सुखी लाला का नाम था कन्हैया लाल। एक था कन्हैया लाल नाम की, इन्होंने एक फिल्म बनाई। उस फिल्म के लिए इन्होंने जिन लोगों का इंटरव्यू लिया उनमें शुमार होता है अमिताभ बच्चन का, बोमन ईरानी का, पंकज त्रिपाठी का, सलमान खान के पिताजी सलीम साहब का, जावेद अख्तर का और अनेक लोगों का। कॉप्स नाम की एक और ये फिल्म बनाने वाले हैं जो बहुत जल्द कॉप्स ना मोरल बॉक्स मोरल चुकी है रिलीज की कगार। बस मोरल कॉप्स नाम की इन्होंने एक और फिल्म प्रोड्यूस की है जो बहुत जल्द हम लोगों के लिए सिनेमाघरों में उपलब्ध होगी। कविताएं लिखते हैं, निर्देशन करते हैं, ड्रामा करते हैं और अनेक विधाओं के अनेक प्रतिभाओं के ये धनी हैं। आइए आज हम इनसे कहानी सुनते हैं। जोरदार ताली में इनका स्वागत। सभी सुधीजनों को मेरा विनम्र शीश नमन। एक ज़माना था जब गर्मलाओं के इर्द गिर्द और ठंडे छायादार पेड़ों के नीचे सरवरी का जुबानी दौर चला करता था। चाय की चुस्कियाँ लेते लोग, हुक्के गुड़गुड़ाते लोग अपने ज़िंदगी के अनुभवों के उसूल को दिलचस्प कहानियों की शक्ल में एक दूसरे को सुनाया करते थे। आज भी कहानियाँ
सफ़ेद कागजी पैराहन पहनकर किताब की शक्ल में, कभी फिल्म की रंग बिरंगी डिजाइनर ड्रेस पहनकर नए नए जामे में हमारा मनोरंजन करती रहती है। अगर कहानियां नहीं होती तो हमारे आपके सुख दुख भूखे रह जाते। अगर कहानियां नहीं होती तो वैचारिक आंदोलन नहीं होता, उन परिस्थितियों, उन काल खंडों से हमारा परिचय नहीं होता जिनमें हम आप उपस्थित रहे। अगर कहानियां नहीं होती तो हमें वो चोर दरवाजा नहीं मिलता जिनसे होकर अपने और दूसरों के मन की निसीम रहस्यमयी दुनिया में जाया जा सकता है। चलिए आज कहानी के ऐसे ही एक चोर दरवाजे से चिलबिल्ला नाम के एक दिलचस्प शख्स की दुनिया की खा लेते हैं। मेरी कहानी का शीर्षक है चिलबिल्ला प्लस। तंबई रंग, दरमियाना कद और एक गहरा शरीर। 30 की उम्र के आसपास के इस फर्द का न सिर्फ चेहरा मोहरा मजाक के मुफीद था, बल्कि उसका नाम भी बड़ा मजाकिया था, चिलबिल्ला ठुस। उसका असल नाम था चिलबिल्ला। ठुस नाम की पूंछ तो एक खास हादसे की वजह से उगाई थी, और वह हादसा था उसकी नई नवेली बीवी की शादी के पखवाड़े के भीतर भीतर हमेशा के लिए मायके चले जाना। इसमें चिलबिल्ला का कोई कसूर न था। चिलबिल्ला की बीवी ही मरथनी थी, घड़ी घड़ी बात का बतंगड़ बनाने वाली। खुद चिलबिल्ला से, चिलबिल्ला की बहन से, चिलबिल्ला के वालिदैन तक से लड़ी और खुद ही खफा हो मायके जाकर बैठ गई। ऐसी बैठी कि फिर कभी ना आया तलाकनामा। चिलबिल्ला के लिए उसकी शादी बड़ी महंगी पड़ गई। बगैर किसी गलती के बीवी को मुअज्जल मेहर देनी पड़ी। सोलह उस पर से ठुस का नामुराद तखल्लुस भी उसके गले पड़ गया, वह भी एक जलील अफवाह के साथ। अफवाह कि चिलबिल्ला की बीवी उसे छोड़ गई क्योंकि चिलबिल्ला बिस्तर पर ठुस जो हो जाया। यह अफवाह बिचौलिए ने फैलाई थी चिलबिल्ला से बदला लेने के लिए, क्योंकि अपनी शादी की नाकामयाबी का ठीक रहा बिचौलियों के सिर फोड़ते हुए चिलबिल्ला ने उसकी जूतम पैजार जोड़ी। इस अफवाह की शुरुआत महीनों पहले चाय की टपरी पर हुई थी, जब चिलबिल्ला के किसी खैर ख्वाह ने लानत देते हुए बिचौलिए से कहा था, मां मियां, तुमने तो बेचारे चिलबिल्ला का एक फितना पसंद औरत से निकाह करवा कर चिलबिल्ला का बेड़ा गर्क कर दिया। बिचौलिया भी तब अपनी सफाई में बोल पड़ा, अजी साल या तोहमत तो खुद को शर्मसारी से बचाने का चिलबिल्ला का जुगाड़ है, वरना तो उसके ससुराल सुल्तानपुर में असल वजह सब जानते हैं कि चिलबिल्ला बिस्तर पर कैसा ठुसता। चाय की टपरी पर बोली यह बात कान दर कान की मसाफत तय कर सारे मोहल्ले में फैल गई और इस तरह बन गया चिलबिल्ला ठुस। चिलबिल्ला पेशे से बड़ा माहिर इलेक्ट्रिशियन था। चिलबिल्ला की माहिरी ने चिलबिल्ला को एक दिन दुबई का मशहूर चक्कर लगवा दिया, जब एक ठेकेदार ने उसे दुबई के एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लिया। चिलबिल्ला पूरे 1 साल बाद वापस अपने कस्बे आया। रंगत में निखार लिए, ठट्ठर में ठाठ का मांस जोड़े और चलन में ढेर सारी खुद यकीनी। यह चिलबिल्ला का बदला हुआ आत्मविश्वासी रूप था कि मोहल्ले वालों ने अब उसे सिर्फ चिलबिल्ला कहा, चिलबिल्ला ठुस नहीं, बल्कि कई तो उसे शायर साहब भी कहने लगे। यह नए नाम की कमाई चिलबिल्ला ने दुबई में अपने सेठ की संगत में अर्जी थी, जिसे शेरो शायरी का बड़ा शौक था, जिसे चिलबिल्ला ने भी थोड़ी बहुत शेरगोई सीख ली थी। पान की गुमटी हो या चाय की टपरी, अब चिलबिल्ला हर जगह बात बात पर शेर पेला करता था। इसी दम पर इलाके में शायर के तौर पर उसकी मौहूम सी पहचान बन गई, इतनी कि उसे मुकामी मुशायरे में बुलाया जाए। एक दिन ऐसे ही किसी मुशायरे में जनाब ने मन से मिसरा पढ़ा। अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा, मेरे बाद मेरी गली में आता है कौन? किसी कोने से चकलस में लिपटी आवाज आई, मंजूर आलम। उस दिन चिलबिल्ला को इस बात का इल्म हुआ कि मंजूर आलम नाम का एक लफंगा है जो उसकी बहन के चक्कर में उसकी गली के फेरे लगाता है। चिलबिल्ला की आंखें खबरदार क्या हुई, चोर ज़दे निगाह में आ गया। कभी सामने की परचून की दुकान पर गोल्ड स्पॉट कटकता, बातें करता, कभी ठीक घर के आगे अपनी साइकिल की उतरी चेन को फिर से चढ़ाता, तो कभी यूं ही उधर से टहलकदमी करता। ठीक उसी वक्त
खिड़की पर नमूदार होने वाली चिलबिल्ला की बहन साजिया ने गालों पर पसरी अपनी हयादार सुर्खी और हसरत ज़दा आंखों से चिलबिल्ला को यह एहसास दिला दिया कि इसकी जहन्नमी आग उधर उस मंजूर को भी लगी है और इधर चिलबिल्ला की बहन साजिया को भी। साजिया बहुत पहले एक बार अपने भाई चिलबिल्ला और अपने माँ बाप की इज्जत की मोहल्ले में खूब किरकिरी करवा चुकी थी जब वह होम ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर के साथ भागने के फिराक में पकड़ी गई थी। उस दिन के बाद से साजिया ने अपने परिवार वालों का ऐसा एतबार खोया कि उसके बाहर जाने पर पाबंदियां लग गई। अगर किसी बेहद जरूरी काम से वो बाहर जाती भी तो उसके साथ घर का कोई न कोई फर्ज जरूर होगा। अब फिर चिलबिल्ला और उसके घर वालों की फजीहत के पुराने से आसार बनने लगे थे जब उसके घर में ताला बंद हुस्न सड़क पर फेरी मारते मंचले से मुंडेरों दरीचों से नैन भटका करने लगा था। इस आसार को खत्म करने के लिए चिलबिल्ला ने मंजूर आलम को पहले अपनी आंखों से धमकाया, फिर उसे कुछ पहचान वाले मुस्टंडों से कुर्कियां दिलवाई, पर मंजूर आलम उसकी गली का चक्कर लगाने से बाज ना आया। तब चिलबिल्ला ने मंजूर के घर का पता कर उसके घर वालों से उसकी शिकायत कर दी। नतीजा उम्मीद के मुताबिक रहा, चिलबिल्ला के घर के आसपास मंजूर की डंडेरी करते। मंजूर के घर जाकर उसकी शिकायत करने के दौरान चिलबिल्ला ने मंजूर की बहन गौहर को छत पर देखा था। उस इलाके के स्टैंडर्ड से वह उसे जूही चावला से कम नहीं लगी थी, जावेदाना मुस्कान वाली जूही चावला। गौहर के घर को बगलगीर करने वाला रास्ता चिलबिल्ला के घर से हाट बाजार जाने का एक निहायत ही लंबा विकल्प था, और फिर भी उस दिन से चिलबिल्ला ने आमदो रफ्त का वही रास्ता पकड़ लिया। आते जाते उसे गौहर जब भी दिखती मुस्कुराती दिखती। गौहर की मुस्कुराहट चिलबिल्ला के आत्मविश्वास को बढ़ाने लगी थी। उसे हल्का हल्का एहसास होने लगा था कि गौहर उसे पसंद करने लगी है। इस एहसास को उस दिन पुख्तगी मिल गई जब गौहर का भाई मंजूर चिलबिल्ला को उसके घर की चार दीवारी टापता नजर आया। चिलबिल्ला मंजूर का गिरेबान पकड़ उसे थप्पड़ रसीद करने ही वाला था कि मंजूर वह बोल पड़ा जिसकी न्याज चिलबिल्ला के मन में जाने कब से बुला रही थी। भाई, मैं आपकी बहन के लिए नहीं, अपनी आपा के लिए आया हूं। वो चाहती है आपको, मेरे मार्फत आप तक उसने यह पैगाम भिजवाया है। उफ उफ उफ, जादू ऐसा भी हुआ करता है क्या? सुनकर फौरन चिलबिल्ला के मन में ख्याल आया था, अब तो मंजूर चिलबिल्ला का दोस्त बनकर उसके घर बेदर्द आया। साथ लाता अपनी आपा गौहर की रुमानी चिट्ठी, साथ ले जाता चिलबिल्ला का आशिकाना जवाब। इसी नामावरी के दौरान मंजूर छुप छुपाकर नजर दो नजर की ताक झांक टूक दो टूक की बातों के जरिए अपनी महबूबा यानी कि चिलबिल्ला की बहन साजिया से भी थोड़ी सी वो खतो किताबत का जमाना था। इस इतर सरे सफेद सफाद पन्नों पर तलवारियां लिया करता था। मासूका से रूबरू हो बात करना, वो भी उस मासूका से जो दबंग बाप के साए में परकोटों के अंदर रहने वाली पर्दा नशीन खुद और इश्क दोनों के लिए आफत को दावत देने जैसा था। और इसलिए चिलबिल्ला आंखों की खामोश जुबान या चिट्ठी के जरिए मंजूर की बहन गौहर से बातें किया करता था। चिलबिल्ला जी, आज आप काली कमीज में आना, काली कमीज आप पर बहुत जचती है। गौहर अपनी चिट्ठी में ऐसा लिखती तो खुशी में दोहरा होता चिलबिल्ला न सिर्फ काली कमीज पहनकर बल्कि पाँव में सांझ के झुटपुटे में भी काला चश्मा पहनकर गौहर की गली जाता है। गौहर उसे देखकर जब मुस्कुराती तो चिलबिल्ला के मन में सैकड़ों फुलझड़ियां छूटने लगती। चिलबिल्ला वो खुश्क सहरा था जिस पर कभी इश्क की बारिश नहीं हुई थी। अब जो हो रही थी तो चिलबिल्ला निहाल सा हो रहा था। गौहर को लेकर उसकी बेसब्री बेइख्तियार होती जा रही थी। वह चाहता था गौहर को अपनी जिंदगी का शरीर हिस्सा बनाना, पर इसमें दुश्वारियां थी। गौहर शिया थी और चिलबिल्ला सुन्नी। उनका परिवार इस जातीय विसंगति को हरगिज ना अपनाता। आखिर इस मसले का हल क्या है? चिलबिल्ला अक्सर सोचा करता था। हल लेकर आया मंजूर जब एक दिन उसने चिलबिल्ला से फुसफुसाते हुए कहा, चिलबिल्ला भाई, आपके बगैर मेरी आपा मर जाएगी, उसे निकाह कर लो, बेशक भगाकर। क्या भला इंसान था मंजूर। उसने चिलबिल्ला को न सिर्फ राह सुझाई बल्कि कुछ ही दिनों में उस राह पर चिलबिल्ला की गामजनी की बंदोबस्ती भी कर दी। पर एक जायज गर्जी कर गया मंजूर जब उसने चिलबिल्ला से किस्तों में कहा, भाई
आपकी और गौहर आपा की टिकट कटा के रख ली है। अगले जुमेरात की टिकट है, दिल्ली में मेरा दोस्त है, वो आपके रहने ठहरने निकाह सबकी बंदोबस्ती कर देगा। ये सारा सब ठीक से निपट जाएगा। बाकी मेरी फिक्र मत करना, मोटी चमड़ी का हूं, आपके लिए मार जिल्लत सब सह लूंगा, पर अल्लाह कसम मुंह ना खोलूंगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम ही हमारे साथ क्यों नहीं चले? चिलबिल्ला ने मंजूर को जब यह औपचारिक पेशकश दी तो मंजूर मासूम सी सूरत ओढ़े थोड़ी देर चुप रहा, फिर यकायक गुजारिशी आवाज में बोल पड़ा, भाई अपने साथ मेरे भी इश्क का बेड़ा पार लगवा दो, तुम्हें सब पता तो है। चिलबिल्ला को मंजूर और उसकी बहन साजिया के बीच का सब पता तो था ही। वह तो जानबूझकर इससे मुंह फेरे रहता था, पर आज मंजूर ने उसे इस कदर मशहूर कर दिया था कि अब की वह मंजूर की मांग को नजरअंदाज न कर पाए। अगर उसका मंजूर की बहन से इश्क जायज, तो मंजूर का भी उसकी बहन से इश्क जायज। अदब परस्त होकर अपनी इंसानियत का मैार उठाकर चिलबिल्ला ने यह सोचा और फिर मंजूर को साजिया को बुलाकर साथ हमरा होने की मंजूरी दे दी। उस दिन के बाद मंजूर चिलबिल्ला के घर कुछ एक दिन आता रहा, कुछ इस तरह की जरूरी इत्तला लेने। भाई S12 में 9 और 10 आपका और आपा का सीट है, हमारा वेटिंग में है। भाई शादी की शेरवानी लेकर रखना, दिल्ली पहुंचते ही आपका और आपा का निकाह पढ़वाना है। अरे आपको शेरवानी की क्या जरूरत, आपके पास तो पिछली शादी की ऑलरेडी पड़ी होगी। यह सब सुन चिलबिल्ला के मन में घबराहट और फुसफियाल दोनों करवटें लेते। फिर वो दिन आया जब चारों आशिकों का भागना तय हुआ था। चिलबिल्ला ने दिल्ली रवानगी से पहले दुबई से कमाई अपनी श्रम साध्य पूंजी बैंक से निकालकर अपनी बहन को संभाल कर रखने दे दी, यह सोचकर कि दिल्ली में जब तक कोई काम नहीं मिल जाता तब तक उन पैसों से सबका विवाह होगा। चिलबिल्ला सुबह की ट्रेन की रवानगी से कोई 1-1.25 घंटा पहले बुर्कापोश साजिया को चोट दरवाजे से लेकर बाहर निकला, जहां मंजूर एक ऑटो में उसका इंतजार कर रहा था। भाई आपको असबिल सिलाई सेंटर जाना होगा, वहां गौहर आपा की 20 मिनट में क्लास छूटेगी, आप उन्हें साथ ले फौरन स्टेशन आ जाना। मैं साजिया को साथ लेकर स्टेशन जाता हूं, मुझे थोड़ा जल्दी पहुंचकर जान पहचान की टीटी से अपनी और साजिया की टिकट कंफर्म करवानी है। गौहर को लेने जाने की बात सुन चिलबिल्ला की बाँछें हिल गई। यह पहली दफा होगा जब चिलबिल्ला गौहर के साथ होगा। इससे पहले मोहल्ले की दकियानुसी निजामत और गौहर के कट्टर बाप की पाबंदियों ने कभी उन दोनों की मुलाकात की सूरत पैदा ही नहीं की। चिलबिल्ला अपनी बहन को मंजूर के साथ स्टेशन भेज गौहर को लेने पांव में पंख लगा छटपट असबिल सिलाई स्कूल के आगे पहुंच गया। 20 मिनट गुजरे, क्लास छूटी और कई बुरखानशी लड़कियां बाहर निकली। चिलबिल्ला को यकीन था कि उसकी गौहर उसे देखते ही उसके पास आ जाएगी और उसे अपनी पसंदीदा काली कमीज में देख कि जब आपके पीछे से शर्माते हुए कहेगी, काली कमीज आप पर बहुत जचती है। वह शाइस्ता हो शुक्रिया कहेगा और फिर गौहर को ले स्टेशन चला जाएगा। वहां से मंजूर और साजिया के साथ ट्रेन पर बैठ दिल्ली चला जाएगा, जहां एक हसीन जिंदगी उसका खैर मकदम करेगी। गौहर के कद घाटी की हर बुर्का पहनी लड़की को देख चिलबिल्ला को गौहर के होने का इम्कान दिखा, पर जब सारी लड़कियां वहां से चली गई तो चिलबिल्ला की उम्मीद माफने लगी। 20 मिनट से आधा घंटा हो गया, पर गौहर का कहीं कोई अता पता न था। कहीं गौहर की मुझ पर नजर न पड़ी हो और वो सीधे स्टेशन चली गई हो तो मंजूर ने उसे ट्रेन बर्थ नंबर वगैरह तो बताया ही होगा। यह सोच धड़कते दिल के साथ चिलबिल्ला स्टेशन की ओर भागा। स्टेशन पहुंचकर उसने पाया कि दिल्ली वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी थी। चिलबिल्ला ने सारी ट्रेन इधर से उधर देख ली, पर मंजूर का बताया बोगी नंबर S12 तो उसमें था ही नहीं। उस ट्रेन के टीटी ने भी जब इस बात की तस्दीक कर दी तो चिलबिल्ला को लगा कि शायद उससे मंजूर की बताई बोगी को नोट करने में कोई भूल हुई है, और इसलिए वह ट्रेन के अंदर जा जाकर मंजूर अपनी बहन साजिया और अपनी हमनशी गौहर को ढूंढने लगा। 1 दफा 2 दफा, तब तक जब तक ट्रेन सरकने न लगी। चिलबिल्ला उन्हें ढूंढता रहा, पर उसकी हर कोशिश को नाकामी हाथ बनी। कहाँ गए वैसा कुछ सोच चिलबिल्ला का माथा ढूंढा। पीठ पर थैला लादे वो बदहवास सी हालत में मंजूर के घर आया और थैलों को बाहर एक किनारे रखकर उसने मंजूर के घर की कॉलपिन बजाई। उसके होश फाख्ता हो गए जब दरवाजा मंजूर की बहन गौहर ने खोला, हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई। अस्सलाम वालेकुम, मंजूर कहाँ है? वालेकुम अस्सलाम, वो तो सुबह से कहीं गया हुआ है। कहीं? क्या आपको नहीं पता कि वो कहाँ गया?
अरे आप तो यूं अनजान बन रही है मानो मैं आपसे नहीं आपके भूत से इश्क फरमाता रहा हूं। क्या उलूल बन रहे हैं आप? गौहर गुस्से में भाग उठी। भड़कते वक्त भी वो मुस्कुरा रही थी। चिलबिल्ला को तब जाकर यह समझ में आया कि गौहर कुदरती फाक होठ, क्लेफ्ट लिप वो वाली लड़की थी। गौहर गुस्से में भड़क उठी। भड़कते वक्त भी वो मुस्कुरा रही थी। चिलबिल्ला को तब जाकर यह समझ में आया कि गौहर कुदरती फाक होठ, क्लेफ्ट लिप वाली लड़की थी और इसलिए गुस्से में भी वो मुस्कुराती सी मालूम पड़ रही थी। चिलबिल्ला यह भी समझ गया था कि उसके और गौहर के बीच का इश्क कोई हसीन हकीकी वाकया नहीं बल्कि मंजूर द्वारा की गई तसव्वुरी करामात थी, उसके खुद का उल्लू सीधा करने के लिए। चालाक मंजूर चिलबिल्ला को गौहर के इश्क के झूठे बताशे खिला चिलबिल्ला से मदद वसूल कर उसकी बहन को कोई नामालूम जगह दे दिया। इस सच्चाई का एहसास होने के बाद कहीं और ज्यादा जिल्लत ना हो यह सोच चिलबिल्ला फौरन मंजूर के घर से निकल गया, पर वो अपने घर जाने के बजाय पुलिस स्टेशन गया मंजूर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने। नाम रिपोर्ट लिखवाने के क्रम में पुलिस वाले ने जब चिलबिल्ला से उसका नाम पूछा तो चिलबिल्ला ने मायूस आवाज में कहा, चिलबिल्ला खुश। आज तो चिलबिल्ला ने भी मान लिया था कि बड़ी खुश है। जैसा मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि हम किसी एक भाषा को हर बार लेते हैं, आज हम गुजराती भाषा की गज़लें सुनेंगे। एक बहुत ही मशहूर शायर हुए हैं खलील धनतेजवी, उर्दू में भी और गुजराती में भी। उनके उर्दू के मिसरे तो हम सभी ने सुने हैं। तो इतनी महंगाई है, बाजार से कुछ लाता हूँ, बांट कर बच्चों में उसको बहुत शर्माता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ, अब मैं राशन की कतारों में नजर आ रहा हूँ। यही खलील साहब जब गुजराती में शायरी करते हैं तो खलील साहब कहते हैं कि हमें हमारा रीत प्रमाणे रातों ने अजवाड़ी छे, તમે ઘરે દીવો સળગાવ્યો અમે જાતને બાળી છે, વારે તહેવારે જીદ કરતી ઈચ્છાઓ પંપાડી છે, મનના અંદર હોડી સળગે ચહેરા પર દિવાળી છે। ये खलील धनतेजवी साहब हैं। और साहब जो असातिज़ा से सुनने को मिला तो उर्दू शायरी को अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत कंपटीशन, टफ कंपटीशन मिला भी है तो गुजराती शायरी से मिला है। ऐसे ही एक और गुजराती शायर हैं, बहुत ही मशहूर हैं, संयोग से केवल 5 गुजराती यहाँ बैठे हुए हैं। तो अन्य लोगों के लिए बात मैं कह रहा हूँ। बरकत विरानी बेफाम साहब का किस्सा है और बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। बेफाम साहब का दिल का ऑपरेशन हुआ, नींदा जी। गुजराती में डॉक्टर को तबीब कहा जाता है, तबीब। उर्दू में भी बिल्कुल। तो उनका दिल का ऑपरेशन हो गया, आकर अपने बिस्तर पर लेटे हैं, लोग मिजाज कुर्सी के लिए हालचाल पूछने के लिए आ रहे हैं। अब गैस करिए उसमें कौन मिलने को आता है। दिल का ऑपरेशन हो चुका है, शायर बिस्तर पर लेटा हुआ है और मिलने को आता नहीं, आती है, वो भी उनकी एक्स गर्लफ्रेंड। अब उसमें शायर क्या मतला कहता है साहब, देखो गुजराती शायर का मतला देखो कि तबीबो पासे थी हूँ नीकड़ियो, तबीबो पासे थी हूँ नीकड़ियो, दिलनी दवा लईने, तबीबो पासे थी हूँ नीकड़ियो, दिलनी दवा लईने અને જગત સામે જ ઉભેલો તો દર્દો નવા લઈને। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई हेमंत देवानंद पारिक प्लीज। हम सब जानते हैं कि वो गीत के लिए ज़्यादा मशहूर थे, गज़ल कम लिखा करते थे, बट उनका एक शेर मुझे बहुत इंस्पायर करता है कि जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। और खलील साहब की जब बात की है उन्होंने,
तो उनकी खुदारी देखिए इस शेर में, क्यांक ना छुटके दुआ मांगी लो, क्यांक ना छुटके दुआ मांगी लो, હું ખુદાને રોજ વાપરતો. ગઝલ है, શનિવાર લાગે રવિવાર લાગે, શનિવાર લાગે રવિવાર લાગે, મળે તું તો સાચે જ તહેવાર લાગે. શનિવાર લાગે રવિવાર લાગે, મળે તું તો સાચે જ તહેવાર લાગે, ને મિલાવી તો દો હાથ પણ દિલને મળતા, મિલાવી તો દો હાથ પણ દિલને મળતા, ઘણી વાર લાગે એ મિલાવી તો દો હાથ પણ દિલને મળતા, ઘણી વાર લાગે ને ઘણી વાર લાગે જરા નામ થતા, ઘણી વાર લાગે જરા નામ થતા, ને બદનામ થતા તો પડવાર લાગે, ઘણી વાર લાગે જરા નામ થતા ને બદનામ થતા તો પડવાર લાગે, ને મળો છો પ્રસંગે પ્રસંગે જ કાયમ, મળો છો પ્રસંગે પ્રસંગે જ કાયમ, તમારું આ મળવું તો વ્યવહાર લાગે. વ્યવહાર યાની ફોર્માલિટી હોય. शेर है कि મળે છે બધાને નિખાલસ પડે છે, નિખાલસ यानी ફ્રેન્કનેસ, કે મળે છે બધાને નિખાલસ પડે છે, જગત આખું એને પરિવાર લાગે. કે મળે છે બધાને નિખાલસ પડે છે, જગત આખું એને પરિવાર લાગે. और अंतिम शेर है, છે સુખ દુઃખ તો ફરસાણ મિષ્ટાન જેવા, છે સુખ દુઃખ તો ફરસાણ મિષ્ટાન જેવા, જીવન આખું મોટો જમણવાર લાગે. રવિવાર લાગે તો સાચે જ તહેવાર લાગે. और एक गजल है, ક્યારે પણ હાલાત પૂછે છે, ક્યારે પણ હાલાત પૂછે છે, દુનિયા બસ औकात पूछे કે ક્યારે પણ હાલાત પૂછે છે, દુનિયા બસ औकात પૂછે છે, ને આંખે પાટો બાંધી જીવન, આંખે પાટો બાંધી જીવન, દિવસ છે કે રાત પૂછે છે, કે આંખે પાટો બાંધી જીવન, દિવસ છે કે રાત પૂછે છે, ને માણસ થઈને માણસને તું, માણસ થઈને માણસને તું શું છે તારી જાત પૂછે છે. मानस थईने मानसने तू શું છે તારી जात पूछे છે. और ये एक शेर है कि जैसा हम देखते हैं आजकल मीडिया पे न्यूज़ चैनल्स और एंकर्स किस तरह से पेश आते हैं जब कोई दुर्घटना होती है, कि मृतकनी माताने एंकर, मृतकनी माताने एंकर कैसे हैं जज्बात पूछे. मृतकनी माताने एंकर कैसे हैं जज्बात पूछे છે. और आखिरी शेर, एणे कीधुं खुश રહેવાનું, કે એણે કીધું ખુશ રહેવાનું, જ્ઞાનીઓ અર્થાત પૂછે છે. એણે કીધું ખુશ રહેવાનું, જ્ઞાનીઓ અર્થાત પૂછે છે. ના ઉગે સૂરજ દિવસ કાળો રહે તો ગમ ન કરે, ना उगे सूरज दिवस काळो रहे तो गम न कर, फूल पण पत्थर बनी तुझने नड़े तो गम न कर, ने पड़मा चढ़ती पड़मा पड़ती, पड़मा चढ़ती पड़मा पड़ती, कीड़ीए कीधुं मने, चींटी, पड़मा चढ़ती पड़मा पड़ती, कीड़ीए कीधुं मने, સાંપડે ક્યારે જો નિષ્ફળતા તને તો ગમ ન કર. और 8 पूरा 8 बिलियन માણસો છે વિશ્વમાં, 8 પૂરા 8 બિલિયન માણસો છે વિશ્વમાં, બસ કોઈ એકાદ સાથે ના બને
तो गम न कर। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, अरे क्या बात है। इसको पढ़ो। पूरा 8 बिलियन माणसों जो विश्व में बस कोई एकाद साथे ना बने तो ગમ ન કરે. અને માંગતા પહેલા જ દઈ દીધું છે એને કેટલું. માંગતા પહેલા જ દઈ દીધું છે એને કેટલું. જો કશું માંગે અને ના મળે तो गम न कर। માંગતા પહેલા જ દઈ દીધું છે એને કેટલું. જો કશું માંગે અને ના મળે તો ગમ ન કર. ને આખરી છે એ જશે તો કોઈ આશીર્વાદ આપીને જશે. એ જશે તો કોઈ આશીર્વાદ આપીને જશે. જો ઉદાસી 4 दिन દિલમાં રહે क्या बात है, अरे क्या बात है। એ જશે તો કોઈ આશીર્વાદ આપીને જશે. જો ઉદાસી 4 दिन દિલમાં રહે તો ગમ ન કરે. पूरा 8 मिलियन माणसों છે વિશ્વમાં, જો કોઈ એકાદ સાથે ન બને तो गम नहीं। भाई क्या बात है, क्या बात है। हमारे इंद्रधनुष प्रारूप के समापन में हम हमेशा हर बार दिलमणि पांडे जी को ही सुनते हैं। क्यों सुनते हैं कि हर संडे को ना बेनागर इधर आना, महफिल सजाना, लास्ट तक डटे रहना और हर बुधवार को सूचना देना, सोमवार को रिपोर्ट देना। लेकिन अपन खुद भी एक पंक्ति कभी नहीं पढ़ते हैं। 200 एपिसोड हो चुके हैं और मैं दावे से कह सकता हूँ 10% यानी 20 बार भी इन्होंने काव्य पाठ नहीं किया। इसलिए हमने ये तय किया कि हर इंद्रधनुष की कड़ी का समापन दिलमणि पांडे जी ही करेंगे। परिचय के मोहताज नहीं है। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ताज़ा गज़ल आपके सामने, अगर भूल जाऊंगा तो मैं भी मोबाइल देखूंगा। पहले कोशिश करूंगा बिना मोबाइल पे सुना सकूं। तो याद रखूं। मिलेगा क्या सिला हमको कभी अपनी भलाई का। मिलेगा क्या सिला हमको कभी अपनी भलाई का। मौका ढूंढती रहती है ये दुनिया बुराई का। मिलेगा क्या सिला हमको कभी अपनी भलाई का कि मौका ढूंढती रहती है ये दुनिया बुराई का। कभी इंसान पर ऐसा भी मुश्किल वक्त आता है, कभी इंसान पर ऐसा भी मुश्किल वक्त आता है, चुकाना पड़ता है जब कर्ज उसको पाई पाई का। कभी इंसान पर ऐसा भी मुश्किल वक्त आता है, चुकाना पड़ता है जब कर्ज उसको पाई पाई का। नई नस्लों से बुजुर्गों को नई नस्लों से जब मिलती नहीं इज्जत, बुजुर्गों को नई नस्लों से जब मिलती नहीं इज्जत, तो कहिए फायदा क्या है भला ऐसी पढ़ाई का। बहुत बढ़िया। बुजुर्गों को नई नस्लों से मिलती है कहाँ इज्जत, तो कहिए फायदा क्या है भला ऐसी पढ़ाई का। ये कैसा दौर आया है कहाँ गुम हो गए रिश्ते। ये कैसा दौर आया है कहाँ गुम हो गए रिश्ते। जरा सी बात पे दुश्मन बना है भाई भाई का। ये कैसा दौर आया है कहाँ गुम हो गए रिश्ते। जरा सी बात पे दुश्मन बना है भाई भाई का। जो थे गुमराह बस उनको दिखाया रास्ता मैंने। जो थे गुमराह बस उनको दिखाया रास्ता मैंने। लगा है फिर नया इल्जाम मुझ पर रहनुमाई का। जो थे गुमराह बस उनको दिखाया रास्ता मैंने।
लगा है फिर नया इल्जाम मुझ पर रहनुमाई का। बहुत बढ़िया। उधर आते कभी कैसे महकते हर्ष कागज पर, उधर आते कभी कैसे महकते हर्ष कागज पर, दिलों से था अजब रिश्ता कलम और रोशनाई का। बहुत बढ़िया। उतर आते कभी कैसे महकते हर्ष कागज पर, दिलों से था अजब रिश्ता कलम और रोशनाई का। बहुत बढ़िया। बिछड़कर एक दूजे की मधुर यादों में रहते हैं, बिछड़कर एक दूजे की मधुर यादों में रहते हैं, कसक बनकर मगर चुभता है वो लम्हा जुदाई का। बिछड़कर एक दूजे की मधुर यादों में रहते हैं, कसक बनकर मगर चुभता है वो लम्हा जुदाई का। तो ये गजल यहाँ पे पूरी हो गई। तो कभी कभी सामान पुराने जमाने में आप खरीदिए तो दुकानदार कुछ बेदा देता है, हमारे यहाँ घलवा बोलते हैं। तो हाँ ठीक है, यहाँ भी कभी थोड़ा मिर्चा धनिया डाल देते। तो दो शेर मैंने जो हटा दिए थे, तो हमारे कमर हाजीपुरी जैसे जो नौजवान हैं उनको ये वो शेर में पढ़ देता हूँ। जो मतलब हटाए हुए शेर हैं कि लिखी थी जो गजल उन पर उन्हीं को भेज दी मैंने, लिखी थी जो गजल उन पर उन्हीं को भेज दी मैंने, अब उस जानिब से आया है ये गुलदस्ता बधाई का। लिखी थी जो गजल उन पर उन्हीं को भेज दी मैंने, अब उस जानिब से आया है ये गुलदस्ता बधाई का। हमारे दोस्त हैं ईश्वर त्रिवेदी, इनको बहुत अच्छा लगा ऐसा मुस्कुरा रहे हैं, है ना। और किसी शायर की शादी, मतलब किसी लड़की की शादी शायर से हो जाए, क्यों करो साहब? वो पहली शब्द उसे मैंने सुना दी अपनी सब गजलें। वो पहली शब्द उसे मैंने सुना दी अपनी सब गजलें, ये वादा था उसे दूंगा मैं तोहफा मुंह दिखाई का। पहली शब्द उसे मैंने सुना दी अपनी सब गजलें, ये वादा था उसे दूंगा मैं तोहफा मुंह दिखाई का। मिलेगा क्या सिला हमको कभी अपनी भलाई का, कि दुनिया ढूंढती रहती, कि मौका ढूंढती रहती है ये दुनिया बुराई का। बहुत शुक्रिया। तो